वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्लासी और बक्सर का युद्ध आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, जिससे जो है भारत में अंग्रेज़ों के पाँव जम गए, एक नींव बन गई उनकी। और उसके बाद इन्होंने कई तरीके से और अनेक और युद्ध लड़के अपने कंपनी राज्य का विस्तार किया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था, और 1774 ईस्वी में बंगाल का ये प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी वजह से 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, तो वो बनाया गया था वारेन हेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत किया था। तो द्वैध शासन क्लाइव ने बंगाल क्षेत्र में लगाया था। तो इसका अंत किसने किया था, तो ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि इसको लगाया किसने था। तो लगाया था द्वैध शासन को क्लाइव ने, और इसका अंत किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। अब देखिए, वेलेस्ली ने जो है, वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की विलय या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, से अंग्रेज़ों को अपना राज्य विस्तार करने में सहायता मिली। ठीक है। तो ये तरीके इन लोगों ने अपनाए, सहायक संधि नीति वेलेस्ली की और राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति डलहौजी की। इन सब से इन्होंने अपने राज्य का कंपनी राज्य का अपने विस्तार किया। सहायक संधि जो थी आपकी वेलेस्ली की, उसमें जो सर्वप्रथम इसको किसने स्वीकार किया था, तो वो ये भी पूछा जाता है। तो आपका हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि किसकी थी, वेलेस्ली की। और राज्य हड़प नीति जो है, यानी कि राज्य हड़प नीति किसकी थी, तो लॉर्ड डलहौजी की थी। इसके द्वारा सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, हैदराबाद सहायक संधि में सबसे पहले स्वीकार किया था, और आपका राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया। और इसके अलावा कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया आपका हड़प नीति से, तो वो थे आपके नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर और झांसी। ठीक है। इनके राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। ठीक। इसके अलावा डलहौजी ने भारतीय नरेशों को दी जा रही पेंशन और उपाधियों को भी समाप्त कर दिया। तो इसने जो है काफ़ी चीज़ें जो है इसमें की। अब देखते हैं हम सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का। इन सब युद्धों की वजह से जो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना होती गई और इनका विस्तार होता गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको सन याद रखने की ज़रूरत है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। तो इसमें क्या है, ये अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य में हुआ था। ये 4 मई 1769 को की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो ये एक संधि की गई थी, कब की गई, तो 4 मई 1769 को एक संधि की गई, इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और ये आपको सन याद रखना है, 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था आपका 1780 से 1784 ईस्वी में। ये भी आपका अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य में शुरू हुआ था। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित करके अर्काट को जीत लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कहाँ पे आक्रमण किया था, कर्नाटक में, और वहाँ पे कर्नल बेली को पराजित करके अर्काट को जीत लिया। और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके पुत्र जो टीपू सुल्तान थे, उसने 1 वर्ष तक युद्ध को जारी रखा। उसके मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक युद्ध को जारी रखा था, द्वितीय मैसूर युद्ध। और आपको याद क्या रखना है कि द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अंत में मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो मैंगलोर की संधि आपको याद रखना है, और इसका सन भी जरूरी है। 1784 में मैंगलोर की संधि, इससे क्या समाप्त हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ठीक है। स्टार्ट हुआ था आपका अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य, और इसकी जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान की और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक। तो अगला आपका है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है ना, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1790 से 92 वाले समय में। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1792 ईस्वी में हुआ था, और इससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था।
ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य ये हुआ था। इस युद्ध के समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत में था, और यह युद्ध इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। तो देखिए, द्वितीय जो मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली मारा गया था, और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक। और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब देखते हैं मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 पर, जो कि अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य में हुआ, और इसमें नाना फडणवीस ने इसका नेतृत्व किया था, और यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। तो नाना फडणवीस का नाम याद रखना आप लोग, प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित है। 7 वर्षों तक यह युद्ध चला। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो सालबाई की संधि और इसका वर्ष भी इम्पॉर्टेंट है। 1782 में सालबाई की संधि के साथ प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच। तो अंग्रेज़ों में कौन था? वेलेस्ली, और मराठों में भोंसले और सिंधिया थे, इनके मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। द्वितीय मराठा युद्ध में सिंधिया को अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी, और भोंसले को अंग्रेज़ों के साथ देव गांव की संधि करनी पड़ी। तो ये 2 संधियाँ हुई थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ, और भोंसले के साथ जो है देव गांव की संधि अंग्रेज़ों ने की। ठीक है ना। द्वितीय मराठा युद्ध वेलेस्ली और भोसले तथा सिंधिया के मध्य हुआ था। ठीक, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य। अब तृतीय मराठा युद्ध देखते हैं। तो तृतीय मराठा युद्ध अंग्रेज़ों मराठों के मध्य हुआ ही। यह युद्ध 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त हुई। तो तृतीय मराठा युद्ध राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त हुई। चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में लड़ा गया अंग्रेज़ों और मराठों के बीच। इस युद्ध के बाद पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। जो पेशवा था वो मराठों में सबसे उच्च पद होता था, इस पद को समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के बिठूर भेज दिया गया। तो आपने जो 1857 की क्रांति में नाना साहब के बारे में पढ़ा है, तो नाना साहब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है ना। तो उस समय बाजीराव द्वितीय थे जब ये युद्ध हुआ था, चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में। तो इसमें जो है पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ मराठा युद्ध के संबंधित। अब देखते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध किए। तो कौन कौन से युद्ध करके इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया? अभी आपने मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखा। इसके अलावा देखिए कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो अवध में जो है 1856 ईस्वी में अवध का जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी और नवाब वाजिद अली शाह के मध्य हुआ था। इससे क्या हुआ? इससे फैज़ाबाद की संधि हुई और नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। इनको 12 लाख प्रतिवर्ष की पेंशन के साथ जो है कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। अवध 1856 ईस्वी में जो है, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी और नवाब वाजिद अली शाह के बीच। रुहेलखंड का जो युद्ध 1773 ईस्वी में, ये किसके मध्य हुआ? तो ये वारेन हेस्टिंग्स और रुहेल सरदार हाफिज़ रहमत खां। तो हाफिज़ रहमत खां इसमें मारे गए। ठीक है ना। तो बनारस का युद्ध 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारस का युद्ध 1780 वारेन हेस्टिंग और राजा चेत सिंह। तो इसमें क्या किया गया कि चेत सिंह के भतीजे को इसमें राजा बना दिया गया। ठीक। अब देखते हैं अगला युद्ध क्या है, किसका है। तो अगला युद्ध है आपका पिंडारियों का युद्ध। पिंडारी क्या थे? तो पिंडारी जो है ये एक लूट मार करने वाले लोग थे। ठीक है ना। तो पिंडारी लूट मार करने वाले लोग थे। 1816 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में तथा पिंडारी के अमीर खां वासिल मोहम्मद तथा चित्तू के मध्य। इसमें क्या था? हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ छापामार युद्ध करते थे अंग्रेज़ों के साथ। अमीर खां करीम खां ने अंग्रेज़ों की शरण ले ली और उन्हें टोंक और गौस की राजगीर दी गई। ठीक है ना। अमीर खां को टोंक की और करीम खां को गौस की जागीर दी गई। ठीक। तो अब देखेंगे नेपाल युद्ध। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखों के मध्य हुआ। इसमें गोरखे पराजित हुए और सिगौली की संधि हुई। तो सिगौली की संधि आप याद रखेंगे किसके मध्य हुई? गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच। तो इतने सारे युद्ध देख के आप भाग मत जाइएगा, अभी लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है ना। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट और बर्मा
के बीच में हुआ, तो ये आपका 1826 में इसमें यांडबू की संधि हुई। तो यांडबू की संधि बर्मा युद्ध में हुई थी, बर्मा के प्रथम युद्ध में, और इसमें मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ठीक, तो बर्मा के प्रथम युद्ध से यांडबू की संधि हुई थी और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। और बर्मा का द्वितीय युद्ध लाल डलहौजी तथा बर्मा के मध्य, इसमें क्या बर्मा पराजित हुआ। ठीक, अब देखेंगे हम आपका अफगान युद्ध के बारे में। तो अफगान युद्ध जो था वो 1838 से 1842 ईस्वी के मध्य लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगानों के मध्य हुआ। इसमें शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। किसके किसके बीच? शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई और शाह शुजा को अफगान सरदार बनाया गया। ठीक है। सिंध युद्ध आपका 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो और सिंध के शासक के मध्य हुआ था। तो सिंध युद्ध 1843, लॉर्ड एलनबरो सिंध के शासक के मध्य, सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध के बाद प्रथम सिख युद्ध 1845-1846 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग और सिखों के मध्य हुआ। 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई। तो आपको ये याद रखना है कि लाहौर की संधि किस युद्ध के दौरान हुई? तो प्रथम सिख युद्ध के दौरान। ठीक है ना, प्रथम अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी और सिखों के मध्य हुई। ये भी देखिए, लॉर्ड हार्डिंग अलग हैं, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, मतलब लॉर्ड डलहौजी अलग हैं, तो वो तो अलग दिख ही रहे हैं। द्वितीय सिख युद्ध आपका लॉर्ड डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ 1849 ईस्वी में। अंग्रेज़ों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। तो प्रथम सिख युद्ध के बाद आपका लाहौर की संधि हुई थी और द्वितीय सिख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है सबसे पहला कब आया था? तो वो आया था 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो वो आया था 1784 ईस्वी में। इन सब के आपको सन जो है जरूर याद रखने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। कंपनी शासन के मुख्य 3 आधार थे। कौन कौन से? तो वो थी नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज, और सेना और पुलिस तथा न्याय व्यवस्था। तो नागरिक सेवा, सेना और पुलिस और न्याय व्यवस्था, ये कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई? कोलकाता में। और किस सन में? 1801 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता की आरंभ किया गया। तो यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये आपके 1853 में भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई। 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। आप लोगों को याद होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इसको आप जरूर याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की जानकारी कराना था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी के लिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी लॉर्ड मैकाले ने। 1853 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। तो 1853 ईस्वी में अंग्रेजी क्या था? तो वो भारत की प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। 1835 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में महेंद्र लाल सरकार, नाम याद रखना, महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की संस्था की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 ईस्वी में महेंद्र लाल सरकार ने की। शिक्षा के प्रसार के लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में पारित हुआ था। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के 1861 ईस्वी के इंडिया काउंसिल एक्ट से हुई। तो भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के 1861 ईस्वी में इंडिया काउंसिल एक्ट से की गई। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसी को ज़मींदारी प्रथा भी कहते हैं। तो ये लागू की बंगाल, उड़ीसा और अवध के प्रांतों में।
अब मुनरों ने जो है दक्षिण के मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की पूछा जाता है, तो ये मुनरों ने लागू की थी। किस क्षेत्र में, तो दक्षिण के मद्रास प्रांत में। और हार्ट मैकेंजी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई, तो ये दिल्ली पंजाब के क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। किसके द्वारा, हार्ट मैकेंजी। एक बार रिवाइज कर लें इसको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा और हार्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। ठीक है ना, और इनके क्षेत्र भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।